वेलकम टू सुपर एकेडमी चैनल। मैं दीपा सिंह आपके सामने फिर से एक बार नया टॉपिक लेके आई हूँ। जैसे हमने लास्ट क्लास में ग्लोब पढ़ा था, तो कुछ बातें ग्लोब की आज मैं आपको रिपीट कराऊंगी। जैसे हमने ग्लोब की डायग्राम बनाई थी, इसी तरीके से आपके सामने फिर से आज एक ग्लोब तैयार है। ग्लोब में हम देखते हैं, ये हमने काउंट करी थी लैटिट्यूडनल लाइनें। लैटिट्यूडनल लाइनें अक्षांश रेखाएं। आज हम अक्षांश रेखाओं के बारे में ही पढ़ेंगे। जैसे कि ग्लोब पर होती है कुल अक्षांश रेखाएं कितनी होती हैं? कुल अक्षांश रेखाएं होती है 181। कुल अक्षांश रेखाएं 181 माइनस 2। जब हम पोल्स की तरफ जाते हैं, तो कुल अक्षांश रेखाएं 181 तो टोटल होती है। जब पोलों की तरफ जाते हैं तो दोनों तरफ से ये अक्षांश रेखाएं को काउंट नहीं करते हैं, वो माइनस कर दी जाती हैं टोटल रेखाओं में से। तो हमारी 179 बचती हैं। 2 लाइनें कहाँ पे अक्षांश रेखाएं कहाँ पे खत्म कर दी जाती हैं? पोल की तरफ। पोल साइड में अक्षांश रेखाओं को नेगलेक्ट कर दिया जाता है, माइनस कर दिया जाता है टोटल अक्षांश रेखाओं में से। जो आपके अक्षांश टोटल अक्षांश रेखा है 181 है, उसमें से 2 माइनस कर दिया तो हमारा रह गया 179। अब 181 कहाँ से आया, ये भी तो हमें देखना है, हमें ये भी तो पढ़ना है कि 181 ये अक्षांश रेखाएं टोटल कहाँ से आए। जैसे हमने ग्लोब पे ये मेंशन करा हुआ है कि 0 डिग्री इक्वेटर, ये होती है आपकी विषुवत रेखाएं। 0 डिग्री इक्वेटर होती है विषुवत रेखाएं। उसके ऊपर हम जब साउथ हेमिस्फीयर की तरफ बढ़ते हैं, तो ये टोटल होती है 90 डिग्री। कितनी होती है? टोटल होती है 90 डिग्री। साउथ हेमिस्फीयर की तरफ बढ़ते हैं तो भी 90 डिग्री। 90 डिग्री एंड 90 डिग्री हो गया 180। उसमें हम ये नहीं मेंशन कर रहे थे, लेकिन हम इसको भी काउंट करते हैं। इसको भी 0 डिग्री इक्वेटर को भी हम काउंट करते हैं। तो टोटल इसलिए हमारी 181 अक्षांश रेखाएं होती है। तो क्वेश्चन बनता है कुल अक्षांश रेखाएं कितनी है? तो कुल अक्षांश रेखाएं होती है 181। जब हम ध्रुवों की तरफ चलते हैं तो तब हमारे कितनी हो जाती है? कुल अक्षांश रेखाएं हो जाती है 181 में से हम 2 माइनस कर देते हैं तो 179 हमारी फिर ध्रुवों की ओर कुल अक्षांश रेखाएं रह जाती हैं। कुल अक्षांश वृत्त कितने होते हैं? जैसे अभी हम इनको रेखाएं बोल रहे हैं, लाइन बोल रहे हैं, एक्चुअल में ये लाइन नहीं होके ये होते हैं वृत्त। क्या होते हैं? ये वृत्त होते हैं, सर्कल होते हैं। ये अर्थ के चारों ओर इस तरीके से होते हैं। तो ये भी लाइनों को हम वृत्त भी बोलते हैं। तो ये टोटल जब अक्षांश रेखाएं हमारी 179 है तो वृत्त भी हमारे 179 है। अभी मैंने आपको लास्ट क्लास में अपने में पढ़ाया था ग्रेट सर्कल। व्हाट इज द ग्रेट सर्कल? हम ग्रेट सर्कल किसको कहते हैं? ग्रेट सर्कल क्या है? तो ग्रेट सर्कल होता है हमारा 0 डिग्री इक्वेटर, जो हमारी पृथ्वी को 2 भागों में बांटता है। वो 2 भाग कौन से हैं? नॉर्थ हेमिस्फीयर और साउथ हेमिस्फीयर। ये 2 भागों में हमारे ये 0 डिग्री इक्वेटर बांटता है। इस 0 डिग्री इक्वेटर के बहुत सारे नाम मैंने आपको बताया। मैंने ये भी बोला था कि कमेंट करके मुझे कोई और नाम भी बता सकते हो आप। ये आपका नॉर्थ हेमिस्फीयर होगा, ये साउथ हेमिस्फीयर हो गया। विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर अक्षांश रेखाएं कैसी दिखती हैं? विषुवत रेखा ये होगी हमारी विषुवत रेखा। विषुवत रेखा से हम पोलों की ओर, हम नॉर्थ पोल की तरफ चल रहे हैं, साउथ पोल की तरफ चल रहे हैं। तो विषुवत रेखा से हम ध्रुवों की ओर जाने पर हमें ये अक्षांश रेखाएं कैसी दिखती हैं? अब ये आप बताइए कि हमें अक्षांश रेखाएं कैसी दिखती हैं? ये हमारे देखो ग्लोब पे भी आपको दिखाई दे रही है कि ध्रुवों की ओर जाने पर अक्षांश रेखाएं घटती हुई दिखाई देती है। कैसी दिखाई देती है? घटती हुई दिखाई देती है ध्रुवों की ओर। 2 अक्षांश रेखाओं के बीच के भाग को क्या कहते हैं? अब देखिए ग्लोब पर देखिए, ये जैसे ये अक्षांश रेखा है, एक ये अक्षांश रेखा होगी, एक ये अक्षांश रेखा होगी। अब इन दोनों अक्षांश रेखाओं के बीच के भाग को क्या कहते हैं? भाई इसके बीच के भाग को भी तो कुछ कहा जाता होगा। अब इसके बीच के भाग को हम कहते हैं जोन, कटिबंध। क्या कहते हैं? 2 अक्षांश रेखाओं के बीच के भाग को हम कहते हैं कटिबंध, जोन। एक अक्षांश रेखा की पृथ्वी के धरातल पर दूरी, अब ये जो एक अक्षांश रेखा है ना, यहाँ से यहाँ तक, इसके पृथ्वी के धरातल पे दूरी कितनी होती है? 111.3 किलोमीटर। 111.13 किलोमीटर। ये इन दोनों अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी होती है। अब इसीलिए इनके बीच में तभी तो मौसम चेंज होते हैं। मौसम जो ये दिखाई देता है कि
भाई यहाँ पे है, यहाँ से यहाँ तक के लिए में कुछ अलग मौसम होता है, तो वो क्या होता है, कटिबंध। इसीलिए ये कटिबंध नाम रखा गया कि किस जोन में क्या मौसम होता है। अब आ जाता है अब ग्लोब। ग्लोब के बाद में हमारा आता है, जैसे ग्लोब मैंने आपको बताया था, ग्लोब क्या है, ग्लोब है मॉडल ऑफ अर्थ। ग्लोब क्या होता है, मॉडल ऑफ अर्थ। अर्थ का ये प्रारूप है ग्लोब। हम ग्लोब पे ही अपने अर्थ को पढ़ सकते हैं। तो अभी मैंने आपको ग्लोब पे बता दिया है कि अक्षांश रेखाएं और आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइंस क्या होती हैं। हॉरिजॉन्टल लाइनों को आप लॉटिट्यूड लाइन भी कहते हैं और वर्टिकल लाइंस को आप लॉन्गिट्यूड लाइन भी कहते हैं। अब आज के उसमें आ जाता है मूवमेंट ऑफ अर्थ। अर्थ किस प्रकार गति करती है, अर्थ किस प्रकार गति करती है, मूवमेंट ऑफ अर्थ। अब देखिए ये यहाँ पे एक आपको मॉडल बना दिया गया है जो अर्थ की तरह आपको दिखाई दे रहा है। देखिए अर्थ बना दिया गया है। इस पे हमने 3 लाइन मेंशन कर ली है, 1 2 3। हमने ये 3 लाइन मेंशन कर ली है। फर्स्ट लाइन ये तो आपका 0 डिग्री इक्वेटर हो गया। ये तो आपको भूलना ही नहीं है बिल्कुल भी कि ये 0 डिग्री इक्वेटर है, ये तो रट जाना चाहिए। 0 डिग्री इक्वेटर के ऊपर जो लाइन होती है, 0 डिग्री इक्वेटर के ऊपर जो लाइन होती है वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर होती है। कौन सी लाइन होती है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को हम कहते हैं कर्क रेखा। कौन सी रेखा कहते हैं, कर्क रेखा। और 0 डिग्री इक्वेटर के डाउन में 0 डिग्री इक्वेटर के जो नीचे लाइन होती है उसे हम बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। क्या लाइन बोलते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, मकर रेखा। कौन सी रेखा बोलते हैं, मकर रेखा। रोटेशन ऑफ अर्थ, ये तो आपको सभी को समझ में आ गया कि ये 0 डिग्री इक्वेटर आपका विषुवत रेखा हो गई, ये हो गया ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये आपकी मकर रेखा हो गई। एंड दिस वन ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ये हो गई आपकी मकर रेखा। ये पृथ्वी के नॉर्थ पोल हो गया, साउथ पोल हो गया। यहाँ पे मैग्नेटिक फोर्स बहुत ज्यादा होता है दोनों पोलों पर, साउथ पोल पर भी और नॉर्थ पोल पे भी मैग्नेटिक फोर्स बहुत ज्यादा होता है, इसलिए इन्हें चुंबकीय क्षेत्र भी कहा जाता है। इसलिए इन्हें चुंबकीय क्षेत्र भी कहा जाता है। ये सब आपको याद होने चाहिए। अब आ गया ये हमारा, देखिए एक ही लाइन है, ये आपको मैंने ग्लोब पे बताया था, ये इमेजिनरी लाइन होती है जो आपकी स्ट्रेट होती है, जो देशांतर रेखाओं के बीच में होती है। फिर अब मैंने एक देखिए तिरछी लाइन खींची है, उसके बीच में अब मैंने 23.5 डिग्री का कोण बनाया हुआ है। कौन सा कोण बनाया हुआ है, 23.5 डिग्री का। आपको पता है ये क्यों बनाया गया है, 23.5 डिग्री जो हमारी पृथ्वी की धूर्ण गति होती है, जो अक्षांश पे झुकी हुई होती है, ये 23.5 डिग्री पे झुकी हुई होती है। पृथ्वी सीधी नहीं रहती है, वो थोड़ी तिरछी रहती है। उसके बाद में हम पढ़ते हैं रोटेशन ऑफ अर्थ। रोटेशन ऑफ अर्थ, रोटेशन ऑफ अर्थ क्या होता है, पृथ्वी का घूर्ण। एक बार से पृथ्वी इधर पलट जाती है, उसे रोटेशन बोलते हैं कि अपने अक्ष से ही घूम के फिर अपने अक्ष पे आ जाना, उसे एक रोटेशन कहते हैं, एक घूर्ण कहते हैं। ये किसका कारण होता है, रोटेशन ऑफ अर्थ, कॉज ऑफ डे एंड नाइट, ये दिन और रात के कारण होता है। रोटेशन ऑफ अर्थ के कारण ही दिन और रात होते हैं। क्वेश्चन बन के आता है दिन और रात किसकी वजह से होते हैं, तो दिन और रात पृथ्वी के धूर्ण गति के कारण होते हैं या रोटेशन ऑफ अर्थ के कारण होते हैं। ये एक रोटेशन को कंप्लीट करने में, पृथ्वी अपना एक रोटेशन कंप्लीट करने में एक रोटेशन कंप्लीट करने में 24 आवर का टाइम लेती है। कितने का लेती है अभी, 24 आवर का टाइम। पृथ्वी अपने एक रोटेशन को कंप्लीट करने में 24 आवर का टाइम लेती है, तभी इसीलिए दिन और रात होते हैं। फिर हम कहते हैं दिन और रात कैसे हो गए, जो पार्ट सूर्य के सामने रहता है, जो पार्ट पृथ्वी का सूर्य के सामने रहता है वहां पे दिन रहता है, और जो पार्ट सूर्य के पीछे होता है, जो पीछे चला जाता है, जैसे आप सपोज दैट देखिए, यहाँ पे देखिए, मेरे हैंड्स पे देखिए, ये आपको लाइट दिखाई दे रही है, ये लाइट दिखाई दे रही है, ये वो पार्ट है जो पृथ्वी के वो पार्ट है जिसपे हम सूर्य की लाइट्स पड़ रही हैं। तो यहाँ पे दिन हो रहा है, यहाँ पे दिन हो रहा है, तो जस्ट इसके पीछे जब वो कवर करता है,
तो इसके पीछे रात हो गई, यहाँ पे दिन हो रहा है, फिर वो एक अपना रोटेशन कंप्लीट कर रहा है, ऐसे घूम के आ रहा है, तो ये दिन और रात का ही कारण होता है। अब आपको समझ में आ गया होगा कि रोटेशन ऑफ अर्थ क्या होता है, पृथ्वी का घूर्णन क्या होता है। देखो मैंने आपको एक अपने हैंड से भी एग्जांपल देके बता दिया है। नॉर्मली एग्जांपल हैंड में नहीं दिया जाता, दिलों पे समझना होता है। ये 24 आवर का टाइम लेता है, एक रोटेशन को कंप्लीट करने में 24 आवर का टाइम लगता है। फिर आ जाते हैं हम रेवोल्यूशन ऑफ अर्थ, पृथ्वी का परिक्रमण काल। रेवोल्यूशन होता है आपका परिक्रमण काल, और रोटेशन होता है घूर्णन। तो रेवोल्यूशन ये इस कारण क्या होता है, तो ये कॉज ऑफ सीजनल चेंज, पृथ्वी के परिक्रमण काल की वजह से ही पृथ्वी पर मौसम चेंज होते हैं। क्या चेंज होते हैं, मौसम चेंज होते हैं। अब जैसे कि रोटेशन कंप्लीट करने में 24 आवर का टाइम लेता है, तो आपने देखा होगा जब पृथ्वी सूर्य के किसका राउंड लगाती है, सन का राउंड लगाती है। जब पृथ्वी सन का एक राउंड कंप्लीट करती है तो वो एक पृथ्वी का रोटेशन होता है। क्या होता है, वो रोटेशन होता है, पृथ्वी का परिक्रमा। वो किसका परिक्रमा कर रही है, सन की परिक्रमा कर रही है। उसको अब आपने तो ये पढ़ा भी होगा, शुरू से पढ़ते आ रहे हो कि पृथ्वी सूर्य का एक राउंड कंप्लीट करती है 365 डेज एंड 6 आवर। कितना, 365 डेज एंड 6 आवर। ये 6 आवर हर ईयर बढ़ता चला जाता है, हर दूसरी साल में 6 आवर बढ़ता चला जाता है, ताकि 4 ईयर बाद में एक आपका लीप ईयर तैयार हो जाता है। उस लीप ईयर में 6 + 6 + 6 + 6, जब ये 4 ईयर कंप्लीट हो जाते हैं तो आपका एक दिन बढ़ जाता है। इसी को हम लीप ईयर कहते हैं, एक दिन बढ़ जाता है, इसको ही हम लीप ईयर कहते हैं। तो ये आपने बहुत अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा कि रोटेशन ऑफ अर्थ। रोटेशन ऑफ अर्थ क्या होता है, कॉज ऑफ डे एंड नाइट। क्वेश्चन बन के ये आता है कि दिन और रात किसकी वजह से होते हैं, तो हमें पता होना चाहिए कि दिन और रात जो होते हैं वो रोटेशन ऑफ अर्थ की वजह से होते हैं, पृथ्वी की घूर्णन गति की वजह से होते हैं। इसको पूरा होने में 24 आवर का टाइम लगता है, एक रोटेशन कंप्लीट होने में 24 आवर का टाइम लगता है। मैंने आपको देखो अपने हैंड पे भी ये एग्जांपल देके बताया। फिर सेकंड नंबर पे आता है रेवोल्यूशन ऑफ अर्थ। रेवोल्यूशन पृथ्वी का परिक्रमण काल, पृथ्वी का परिक्रमण। पृथ्वी किसकी परिक्रमा करती है, ये तो क्वेश्चन होता है कि पृथ्वी किसकी परिक्रमा करते हैं। इवन सारे ग्रह जितने भी एक प्लेनेट है वो सभी सूर्य की परिक्रमा करते हैं। किसकी परिक्रमा करते हैं, सूर्य की परिक्रमा करते हैं। उन 8 ग्रहों में से हमारी एक यूनिक प्लेनेट, जिसे एक नाम दिया गया यूनिक प्लेनेट, यूनिक प्लेनेट होती है हमारी अर्थ, क्योंकि इस पे ही जीवन संभव है। तो ये अर्थ हो गई, ये अर्थ इसका परिक्रमा कर रही है, सन की परिक्रमा करती है। तो इस सन की परिक्रमा करने पे हमें पता है जैसे कि 365 दिन का 365 दिन का टाइम लेती है, 365 + 6 आवर, 365 दिन और 6 घंटे। फिर वो 6 घंटे हर 4 ईयर तक बढ़ते चले जाते हैं। सेकंड में 12 हो जाते हैं, थर्ड में आपके 18 हो जाते हैं। जब 4 साल होती है, 4 साल में आपका पूरा एक दिन बनके तैयार हो जाता है। तो उस साल आपके जो रोटेशन कंप्लीट होता है तो वो होता है 366 दिन में। कितने दिन में होता है, 366 दिन में। इसी वजह से आपके पृथ्वी पर मौसम चेंज होते हैं। सबको समझ में आ गया। देखो एक बार मैं रिवाइज करा देती हूँ, देखो रिवाइज में बहुत ज्यादा कराती हूँ, आप इसको नोट डाउन भी करते चला करें साथ के साथ। ये ग्लोब है, ग्लोब पे हमने ये बताया कि ये 0 डिग्री इक्वेटर है। 0 डिग्री इक्वेटर को देखो मैंने आपको अपनी फर्स्ट क्लास में भी बताया था कि उसके बहुत सारे नाम है। 0 डिग्री इक्वेटर हो गया, विषुवत रेखा हो गया, भूमध्य रेखा भी हो गया। भूमध्य रेखा हो गया ताकि ये हमारी पृथ्वी को 2 भागों में डिवाइड करती है, ठीक है। ग्रेट सर्कल भी हो गया, इसको ग्रेट सर्कल भी कहते हैं। क्वेश्चन बहुत आता है कि ग्रेट सर्कल किसे कहते हैं, तो हमारी विषुवत रेखा को ही ग्रेट सर्कल कहा गया है। अभी ये हो गया, ये आपकी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हो गया, जो आपकी कर्क रेखा होती है। और ये हो गया आपका जो आपका साउथ हेमिस्फीयर में आता है। साउथ हेमिस्फीयर में आपकी मकर रेखा आती है और नॉर्थ हेमिस्फीयर में आपकी कैंसर रेखा आती है, ये कर्क रेखा आती है। कंप्लीट हो गया, रोटेशन ऑफ अर्थ भी हो गया, रेवोल्यूशन ऑफ अर्थ भी हो गया, दिन और रात के कारण भी हो गए, और आपका ये मौसम परिवर्तन भी हो गया। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए मैं एक चीज आपको और बता रही हूँ। ग्लोब पर मैंने देखो भारत
अपना इंडिया भी मेंशन करा है, ताकि क्योंकि मैं आपको इंडियन ज्योग्राफी कराऊंगी तो भाई मैं इंडिया के बारे में तो आपको बताती ही चलूंगी। अब इंडिया, इंडिया क्या हमारा, अब आपको ये पता होना चाहिए कि इंडिया हमारा किस गोलार्ध में स्थित है, किस हेमिस्फीयर में स्थित है। तो ये इंडिया जो है हमारा नॉर्थ हेमिस्फीयर में स्थित है, और इसके इंडिया के बीच से, भारत के बीच से ही तो कर्क रेखा निकल रही है। मैं आपको अपनी ये कर्क रेखा के बारे में नेक्स्ट टॉपिक में भी बताऊंगी, लेकिन आपको यहाँ पे भी देखना चाहिए। यहाँ पे देखिए हम ये उत्तरी गोलार्ध में हमारा भारत स्थित है, जो आपके पूर्वी देशांतर पे है। किस पे है? पूर्वी देशांतर में। देखो मैंने आपको देशांतर रेखा और अक्षांश रेखाएं पढ़ाई थी। तो जैसे ये अर्थ है, 0 डिग्री इक्वेटर हो गया, ये इमेजिनरी लाइन हो गया। हमारी जो भारत है, हमारा भारत आता है एशिया में, तो इसमें आता है एशिया महाद्वीप में आता है, वो लगभग यहाँ पे आ रहा है, ये भारत है। अब ये किस में आ रहा है? हमारा पूर्वी अक्षांश में, पूर्वी देशांतर में, सॉरी किस में आ रहा है? हमारा पूर्वी देशांतर में आ रहा है। देखिए यहाँ पे अगर यहाँ आता तो ये वेस्ट हो जाता, यहाँ पे इमेजिनरी लाइन से हमारा राइट में है, तो हमारा किस उसमें आ रहा है? भारत किस में आ रहा है? पूर्वी देशांतर में। अब ये आपको समझ में आ गया भाई कौन से गोलार्ध में? उत्तरी गोलार्ध में। देशांतर कौन से मेंशन होगी? कोई भी लाइन, कोई भी बोला जाए, हम कितने भी डिग्री पे कुछ भी बोला जाए, वो पूर्वी ही मेंशन करनी है। कभी आप इन लोग ये सोचोगे यहाँ से यहाँ तक, ये भी पूरब है और ये भी पूरब है। हम सिर्फ वो इंडिया का ईस्ट और वेस्ट डाल सकते हैं, लेकिन अगर हमसे ये पूछा जाए कि ये कर्क रेखा कौन से उसमें देशांतर में आ रही है, तो ये पूर्वी देशांतर में ही आ रही है। ठीक है, गुजरात से होके निकलती है और आपका यहाँ पे ये मिजोरम तक है, शायद आपका मिजोरम पे एंड हो रही है, जो भारत में आ रही है। तो ये गुजरात में भी पूर्वी देशांतर पे है और मिजोरम में भी आपका ये पूर्वी देशांतर ही आएगा। कभी आप ये सोचो गुजरात में है तो आप ये बोलो पश्चिमी देशांतर पे, नहीं, आपका फिर क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ये आपको अपने माइंड में सेट करना है। आपको सभी ज्योग्राफी की जितनी भी क्लास होगी अपने अपने एक रफली वो बनाते चलिए मॉडल, तभी आपको समझ में आएगा। अब आया था साइकिल ऑफ सीजनल चेंज। अभी मैंने आपको जैसे बताया था कि रेगुलेशन ऑफ अर्थ, मौसम का परिवर्तन का कारण ही रेगुलेशन ऑफ अर्थ होता है। भाई मौसम परिवर्तन होते हैं, 4 परिवर्तन आते हैं मौसम में पूरी साल में। सन आपको ये दिखाई भी दे रहा है कि जैसे ये हमारी अर्थ है, क्या है ये? लो मैं आपको लिख भी देती हूँ। कभी आप समझ नहीं पाओगे मैम ने पता नहीं क्या ये गोले गोले से बना दिए हैं। ठीक है, ये दिखाई दे रहा है, ये सन है। पृथ्वी किसकी परिक्रमा कर रही है? सन की परिक्रमा कर रही है। पृथ्वी किसकी परिक्रमा कर रही है? सन की परिक्रमा कर रही है। आपने देखा फिर दिन और रात होते हैं, कहीं कहीं जगह पे कभी बहुत गर्मी होती है, कभी बसंत ऋतु आ जाती है, कभी सर्दी पड़ने लग जाती है, कभी बरसात होती है। भाई ये तो मेन 4 सीजन बदलते हैं, ये क्यों होते हैं? अब हम इस मॉडल में हम देखेंगे कि ये क्यों हो रहे हैं। अब आपने देखा, जैसे आपने यहाँ से देखा, ये हो गया आपका नॉर्थ पोल हो गया, ये हो गया आपका साउथ पोल। जब सन की किरणें विषुवत रेखा पे सीधी पड़ती हैं, जब सन की किरणें विषुवत रेखा पे 0 डिग्री इक्वेटर पे जब सीधी पड़ती हैं, तो बेटा बहुत गर्मी हो जाती है। क्या हो जाती है? गर्मी हो जाती है। ठीक है, जब यहाँ पे पड़ती हैं सीधी। 21 जून को सबसे बड़ा दिन होता है। 21 जून को सबसे बड़ा दिन होता है, सबसे बड़ा दिन होता है। देखिए मैंने यहाँ पे लिख भी दिया है किस दिन। ये क्वेश्चन भी बहुत आता है कि किस दिन सबसे बड़ा दिन होता है। 21 जून को सबसे बड़ा दिन होता है। अच्छा, 21 जून को कुछ और भी तो डे हम सेलिब्रेट करते हैं, क्या आप मुझे बता सकते हो 21 जून को क्या डे सेलिब्रेट करते हैं? लो मैं आपको यहाँ लिख भी देती हूँ। इंटरनेशनल योगा डे, इसीलिए तो मनाते हैं 21 जून को कि सबसे बड़ा दिन होता है, इसलिए इसे इंटरनेशनल योगा डे भी हमारे मोदी जी ने ये घोषित कर दिया था। ठीक है, ये आ गया समझ में। हमारा समर वैकेशन हो जाए, समर वैकेशन पे आ गई, आपको बता रही हूँ। लेकिन हमारे नॉर्थ हेमिस्फीयर पे
नॉर्थ हेमिस्फीयर पे गर्मी पड़ रही है, किस पे पड़ रही है, हमारे नॉर्थ हेमिस्फीयर पे यहाँ पे गर्मी हो जाती है और यहाँ पे सर्दी हो जाती है। पृथ्वी के जो पोल होते हैं, जब सीजन चेंज होता है ना, ये पृथ्वी अपने गति करती है परिक्रमा काल में, तो बेटा ये पोल जो होते हैं ना, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, इनों में ऐसे भी देश है जहाँ पे 6 मंथ का डे होता है और 6 मंथ की रात होती है। 6 मंथ के डे होते हैं पोलों पर और 6 मंथ की रात होती है। ठीक है, इतने बड़े बड़े दिन होते हैं। अब यहाँ नहीं सोचना कि यहाँ भी इतने बड़े दिन हो जाए, इतनी बड़ी रातें हो जाए। अब देखिए पृथ्वी यहाँ पे आ गई, ये दोनों जो ये आपका ये मेंशन हो रहा है ना, ये ऐसा पीरियड है कि जहाँ पे पृथ्वी सन के बहुत ज्यादा नजदीक होती है। क्या होती है? सन के बहुत ज्यादा नजदीक आ जाती है। तो जब ये साउथ पोल सन के पास में आ जाता है तो यहाँ पे क्या हो जाता है? दिन हो जाता है। साउथ पोल पे क्या आ जाता है? दिन हो जाते हैं। और नॉर्थ पोल पे क्या हो जाता है? रात हो जाते हैं। अब वो दिन और रात कितने समय के हो जाते हैं? 6 मंथ के हो जाते हैं। कितने मंथ के हो जाते हैं? ये 6 मंथ के हो जाते हैं। अब आपको दिखाई भी दे रहा है, देखो दिख रहा है ना कि यहाँ पे साउथ पोल पड़ रहा है और नॉर्थ पोल ऊपर जा रहा है। जब जो चीज सन के पास में आ रही है तो जाहिर सी बात है कि वहीं पे गर्मी ज्यादा पड़ेगी। तो यहाँ पे 6 मंथ के दिन हो जाते हैं और 6 मंथ की रातें हो जाती है। फिर पृथ्वी आ रही है आपके इधर। इसमें क्या दिखाई दे रहा है? देखो आपको मैंने लिख भी रखा है, विंटर इन नॉर्थ हेमिस्फीयर पे। नॉर्थ हेमिस्फीयर उत्तरी गोलार्ध पे सर्दी पड़ने लग जाती है, शरद ऋतु स्टार्ट हो जाती है। और दक्षिणी गोलार्ध पे गर्मी स्टार्ट हो जाती है। उत्तरी गोलार्ध पे क्या हो जाती है? सर्दी स्टार्ट हो जाती है। और दक्षिणी गोलार्ध पे गर्मी स्टार्ट हो जाती है। ये सबसे बड़ी रात होती है। क्या होती है? ये पृथ्वी पे सबसे बड़ी रात कौन से दिन होती है? 22 दिसंबर को सबसे बड़ी रात होती है। और सबसे बड़ा दिन होता है 21 जून को। सबसे बड़ा दिन कब होता है? 21 जून को। ये विषुवत रेखा पे होता है, पोल पे नहीं जाना। पोल पे तो 6 मंथ का ही चलता है, ठीक है ना। ये विषुवत रेखा के लिए मैं बता रही हूँ आपको कि जो ये विषुवत रेखा 0 डिग्री इक्वेटर होता है ना, तो सन की जो सीधी लाइन किरणें पड़ती हैं, जो चीजें सन के सामने आएगी तो गर्मी तो वही रहेगी। भाई सन क्या है? सोर्स ऑफ एनर्जी का है। सन क्या है? सोर्स ऑफ एनर्जी है। तो जब एनर्जी यहाँ पे रहेगी तो क्या होगा? गर्मी होगी। तो इसीलिए यहाँ पे पोलों की तरफ हम चले जाते हैं, दिन और रात हो जाती है, 6 मंथ की हो जाती है। और आपका क्योंकि 1 ईयर में क्या हमारा एक रेवोल्यूशन कंप्लीट होता है, तो इसलिए 6 मंथ का हो जाता है। यहाँ पे पृथ्वी आई तो यहाँ पे पृथ्वी के सामने क्या पड़ा? देखो यहाँ पे साउथ पड़ रहा है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। यहाँ पे नीचे साउथ पड़ रहा है, यहाँ पे नॉर्थ पड़ रहा है। तो साउथ पे क्या होगा? दिन होगा। नॉर्थ पे क्या होगी? रातें होंगी। तो ऐसे ही आपकी देखो पृथ्वी है। अब पृथ्वी के सामने क्या आ गया? जस्ट इसके अपोजिट होगी। पृथ्वी घूमते घूमते देखो अपोजिट डायरेक्शन में चली गई। किस डायरेक्शन में चली गई? अपोजिट डायरेक्शन में। यहाँ पे नॉर्थ था, साउथ पृथ्वी सन के सामने था। अब देखिए घूमते हुए वो अपना रोटेशन कंप्लीट करते करते अब वो क्या हो गया? वो पृथ्वी की डायरेक्शन चेंज हो गई। नॉर्थ है सन के सामने आ गया और साउथ है वो सन के अपोजिट चला गया। तो इसलिए नॉर्थ पोल पे 6 मंथ के दिन हो जाते हैं और साउथ पोल पे 6 मंथ की रातें हो जाती है। देखो जस्ट अपोजिट हो गया। हम देखते हैं कि हाय ये 6 मंथ के दिन और 6 मंथ की रातें कैसे हो जाती है। अब तो आ गया समझ में कि पृथ्वी की जो डायरेक्शन होती है ना, वो चेंज होती रहती है। जो सन के निकट होती है। अब सन के यहाँ पे देखो ये सबसे निकट है कि नहीं? ये पास में। अब यहाँ पे सन के पास में क्या लाइटें पड़ रही हैं, तो ये हो गया साउथ। अब ऊपर चला गया नॉर्थ। जब वहाँ पे सन की रोशनी नहीं पहुंच रही है, वहाँ पे सन की एनर्जी नहीं पहुंच रही है। अब यहाँ पे क्या हुआ? सन आ गया, सन के सामने नॉर्थ पोल पड़ गया और साउथ पोल उसके अपोजिट चला गया। तो यहाँ पे ये दिन और रात का इसलिए चलता है 6 मंथ के। और यहाँ पे देखो फिर ये उल्टा हो जाता है। मैंने आपको 21 जून पे ये पढ़ाया था कि समर इन नॉर्थ हेमिस्फीयर उत्तरी गोलार्ध में गर्मी हो जाती है। तो जस्ट उसके अपोजिट हो गया कि आपके साउथ हेमिस्फीयर में आपका विंटर होगा, जहां ऊपर गर्मी होगी तो नीचे सर्दी होगी। ये आ गया समझ में भी आपके? साइकिल ऑफ सीजनल चेंज। इसी तरीके से सीजन चेंज होते हैं। चलिए मैं आज आपकी क्लास यहीं पे स्टॉप करती हूँ, कल न्यू टॉपिक लेके आती हूँ आपका।